हेलो एवरीवन। मैं हूं आशु कुमार, पीजीटी फिजिक्स, JNVRD। और जो बच्चे इस बार 10th से प्रमोट होकर 11th में होंगे आ रहे हैं और जिन्हें आगे इंटरेस्ट है, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आशु कुमार, पीजीटी फिजिक्स, JNVRD। और वे बच्चे जो अभी प्रमोट हो गए 12th से, सॉरी 10th से अब 11th में आ रहे हैं, उन और जो इंटरेस्टेड हैं आगे साइंस स्ट्रीम से पढ़ने के लिए, उनके लिए हमारी जो फिजिक्स है उसका जो फर्स्ट चैप्टर है, हम पहले उसी के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट चैप्टर के बारे में। जो फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट चैप्टर है वो एक ऐसा चैप्टर है जो सिर्फ थ्योरेटिकल है और उसे आप अपने आप खुद भी तैयार कर सकते हैं। उसमें इतनी बड़ी कोई समस्या वाली बात नहीं, क्योंकि उसमें सिर्फ ये बताया गया कि फ़िज़िक्स क्या है और कैसे उसका रिलेशन है अदर सब्जेक्ट्स के साथ, और उसे हम उसके अंदर क्या क्या नई नई रिसर्च हुई हैं और कैसे कैसे वो यूटिलाइज कर सकते हैं या यूटिलाइज हो रही हैं हमारी निजी लाइफ में, और क्या हमारे आगे ऑप्शंस हैं फिजिक्स के अंदर, हम किस किस स्ट्रीम्स में जा सकते हैं और हम क्या क्या कर सकते हैं। यानी एक तरह के इंट्रोडक्शन है, सब कुछ क्या है और क्या आप कर सकते हैं उसके बारे में। ठीक है, तो उसमें बताया फिजिक्स क्या होती है, वो तो ज़्यादातर सभी बच्चों को पता होगा। ठीक है ना। तो साइंस ही ओवरऑल जिसके अंदर क्या हो, हम फिजिकल फेनोमेनास के बारे में, उनके कॉज के बारे में, ठीक है, पढ़ते हैं या समझने की कोशिश करते हैं और उसे मैथमेटिकली डिफाइन करने की या रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो बेसिक हम इसके अंदर जो फिजिक्स है उसके अंदर हम कुछ नहीं करते, जितना भी फिजिकल फैनोमिना हैं उनको एक्सप्लेन करने की कोशिश की जाए। ठीक है, क्या कारण है और उसको फॉर्मुलेट करने की कोशिश करी जाए विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है, जिससे उसे कोई भी यूज़ कर सके। तो उसी बेस पे हम उसे आगे यूज़ करेंगे। तो उस पीट के बाद जो मेन हमारी जहाँ से पढ़ाई स्टार्ट होती है वो है हमारी मतलब फर्स्ट यूनिट में जो फर्स्ट चैप्टर है, उसके बाद जो मेन पढ़ाई का चैप्टर है जहाँ से हम अपने स्टार्ट करते हैं वो है हमारा सेकंड चैप्टर। ठीक है, तो सेकंड चैप्टर में क्या है, हमारा सेकंड चैप्टर है यूनिट्स एंड द मेजरमेंट। यूनिट्स क्या है, मेजरमेंट्स क्या है, ठीक, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यूनिट्स की। यूनिट्स क्या होंगे या मेज़रमेंट्स क्या हैं। तो यूनिट्स क्या है, आपने सुना होगा कि इस चीज़ को जब हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को जब हम मेज़र करें तो उसे मेज़र करने के लिए हम कुछ ना कुछ यूनिट्स रखें, जैसे किलोग्राम, ग्राम। ठीक है, और मेज़रमेंट क्या है एक तरह से ये भी बात आ फिर, यानी हम उसकी फिर क्या करें, वो जो यूनिट हमने ली थी उसकी कंपैरिजन करें उस फिजिकल क्वांटिटी के साथ। ठीक है, तो आगे इसके बारे में हम पढ़ेंगे, तो सिर्फ ब्रीफली बता रहा, क्योंकि हम शुरुआत तो हमारे पहले चैप्टर की होगी, वो होगी फिजिकल क्वांटिटी से। क्योंकि मेन चीज़ हर बार आवे कि हम हर बार बोल रहे हैं फिजिकल फेनोमेना, फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी। तो मेनली फिजिकल क्वांटिटी होता क्या है, तो हमारी पूरी यूनिवर्स में बहुत सारे फिजिकल फेनोमेना हर टाइम चलते रहे। जैसे कि अब बात करेंगे फिजिकल फेनोमेना कैसे, जैसे कि हवा का चलना, टेम्परेचर, हमारा किसी चीज़ को उठाना रखना, हमारा अपना एक भार महसूस होना, हमें अपना कोई भी चीज़ उठाते टाइम हल्की या भारी महसूस होना। इसी तरह बहुत सारी चीज़ें, घर में बल्ब जगह जलना, इस तरह की जितनी भी चीज़ हैं, जब उन्हें हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करें या उन फेनोमेनास को बताने की कोशिश करें तो उन्हीं फेनोमेनास को हम, ठीक है, उनके अंदर जितने भी फेनोमेनास मेजरेबल हैं, जिनको मेज़र कर सकते हैं, ठीक है, उन सब को हम बोल देंगे फिजिकल क्वांटिटी। यानी वे फिजिकल फेनोमेना जो मेजरेबल हैं वे सब क्या हैं, फिजिकल क्वांटिटी हैं। कुछ फिनोमेना ऐसे भी हो सकते हैं जो मेजरेबल नहीं है, और जो मेजरेबल नहीं है उन्हें हम कभी भी फिजिकल क्वांटिटी नहीं मानेंगे। ठीक है, तो मेजरेबल में ऐसा भी हो सकता है कुछ डायरेक्ट मेजरेबल हो, कुछ इनडायरेक्ट मेजरेबल हो। तो इसलिए हम बोल रहे हैं ऑल फिजिकल क्वांटिटी, all physical phenomena which can be measured directly or indirectly is called the physical quantity। अब कोई कहेगा डायरेक्टली कैसे, इनडायरेक्टली कैसे, जैसे हमें किसी की लंबाई नापनी तो हम उसे डायरेक्टली मेजर कर सकें, नहीं, ये मीटर लगाया नाप लिया,
पर यदि हमें किसी का टेम्परेचर नापना हो या कहीं लाइट आ रही है उसकी इंटेंसिटी नापनी हो, क्या उसे हम डायरेक्ट नाप सकें? लाए फिरते लगाया फिरता बता दिया। तो टेम्परेचर हम क्या करें? इनडायरेक्ट मेथड से मेज़र करें। इनडायरेक्ट मेथड कैसे? कि जो हम थर्मामीटर यूज़ कर रहे हैं असली वो हम कैसे करें, यानी उसके अंदर जो हमने यूनिट्स लगाई या जो उसके अंदर हमने पॉइंट्स लगाए मिनिमम और मैक्सिमम, वे हमने किसी न किसी जैसे कि वाटर के बॉइलिंग वाटर फ्रीजिंग पॉइंट को हम उसके अंदर ले लें, तो वे 2 पॉइंट्स हमारे पास फिक्स हों। तो बेसिकली हमने किससे कंपैरिजन कर रहे हैं? अपने टेम्परेचर को वाटर के टेम्परेचर से कंपैरिजन कर रहे हैं। तो इसलिए ये इनडायरेक्ट मेथड है। तो 2 टाइप के मेथड में, एक डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड, ठीक है, और उसी की तरह हम यूज कर लेना, ठीक है। तो वे फिजिकल क्वांटिटी या वे फिजिकल फैनोमेना जिनको हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मेज़र कर सकते हैं, ठीक है, वे सब क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है। अब बात आ रही मेज़र की। अब मेज़रमेंट क्या है? मेज़रमेंट क्या है? एक तरह का कंपैरिजन है। किसके साथ? यूनिट के साथ। मेजरमेंट कुछ नहीं होता। अगर हम किसी चीज़ को मेज़र करें इसका मतलब क्या है? हम उसकी कंपैरिजन कर रहे हैं विद द यूनिट, कि वह यूनिट कितनी बार उसके अंदर आई। जैसे हमने बोला आपका वजन कितना है भाई, आई आपसे पूछा गया भाई आपका जो मास है या आपका वेट है वो कितना है, चलो वेट ही पूछा हमने, वेट कितना है। तो आपने क्या करा? आपको लाए एक तराजू में रखा, मेज़र करा, तो उसकी कंपेरिजन किससे करें? 1 kg 2 kg 3, यानी kg कितनी बार आया। kg क्या एक तरह की यूनिट ही तो है, वो कितनी बार आया आपके वेट में, तो वही आपकी क्या होगी? वो आपका वेट हो गया, ठीक है। तो आप क्या कर रहे थे? कंपैरिजन कर रहे थे, ठीक है ना। वैसे वेट को हम 40 किलोग्राम में नहीं मेज़र करते, ये मैं सिर्फ बताना चाह रहा हूँ। यहाँ मैं बात करना चाह रहा हूँ मास, ठीक है, कि वेट को हम कभी किलोग्राम में नहीं मेज़र करते, वो किलोग्राम में हो भी नहीं सकता। वेट एक फोर्स की तरह हो जाए, ठीक है। तो सेकेंड, तो हम बात कर रहे थे फिजिकल क्वांटिटी के मेज़रमेंट की, उनकी यूनिट्स की। तो यूनिट्स कुछ नहीं होता, जिस भी फिजिकल फेनोमेना को या जिस भी फिजिकल क्वांटिटी को हम मेज़र कर रहे हैं, उसी फिजिकल क्वांटिटी के किसी पार्ट को एज एन स्टैंडर्ड कंसिडर कर लें। अब आप बात करोगे कि कैसे भी, इसका मतलब क्या होगा? जैसे कि आप देखो, आप ही हो या मैं ही हूँ, मेरे पास कितनी सारी प्रॉपर्टी साथ हो। मेरे शरीर के अंदर क्या होगा? मास भी होगा, मेरे शरीर के अंदर लेंथ भी होगी, ठीक है। इस तरह टेम्परेचर भी होगा। तो जो शरीर के अंदर बहुत सारे जो प्रॉपर्टीज़ हैं, उनमें से यदि मुझे कोई मेज़र करना, जैसे मुझे अपनी लंबाई नापनी, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? लंबाई से कंपैरिजन करना पड़ेगा। यदि मुझे मास मेज़र करना तो मास से कंपैरिजन करना पड़ेगा। यदि टेम्परेचर मेज़र करना तो टेम्परेचर से ही हमें क्या करना? कंपैरिजन करना पड़ेगा। तो जिस भी फिजिकल क्वांटिटी को जब हम मेज़र करते हैं तो उसके लिए हमें यूनिट की ज़रूरत पड़ती है, और वो यूनिट कुछ नहीं होता, उसी फिजिकल क्वांटिटी का एक पार्ट हो गए। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का वो पार्ट जिसे हमने स्टैंडर्ड मान लिया, जैसे मीटर को स्टैंडर्ड मान लिया है, मास के लिए किलोग्राम को स्टैंडर्ड मान लिया, तो वो स्टैंडर्ड क्या कहलावा है? उसका यूनिट कहलावा है। और जब उसको हम उस स्टैंडर्ड से कंपैरिजन करें, क्योंकि देखो आप स्टैंडर्ड भी अपने हिसाब से मान सकते, कोई ग्राम में ले लें, कोई किलोग्राम में, कोई क्विंटल में ले लें, तो होता तो सब मास ही है, बस हम क्या करें? उसको अपने हिसाब से ले लेना। तो जितनी भी हम बात करेंगे मेज़रमेंट की, तो मेज़रमेंट में क्या करें? यूनिट की कंपैरिजन करें हम फिजिकल क्वांटिटी के साथ। तो जब यूनिट की कंपैरिजन होगी फिजिकल क्वांटिटी के साथ, तो वो यूनिट कितनी बार आया उस फिजिकल क्वांटिटी के अंदर, उसी को क्या मानेंगे? मेज़रमेंट। तो मेज़रमेंट में क्या होगा? मेज़रमेंट में एक तो यूनिट हो गए और एक क्या बोलेंगे इसको, नंबर्स, यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हो गए, ठीक है ना, कि कितनी बार आया, तो उसकी एक वैल्यू होगी ना,
यूनिट इतने बार आया। यदि मैं किलोग्राम लूँगा तो उसके अंदर ये 5 किलोग्राम आएगा, तो यदि हम ग्राम में लूँगा तो वो कितनी बार आएगा। ठीक है, तो जितनी भी आप मेज़रमेंट कर रहे हो उसके अंदर दो ही चीज़ होंगी, एक तो यूनिट होगी और एक होगी उसकी न्यूमेरिकल वैल्यूज़। तो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ डिपेंड करेगी आपकी यूनिट पे। यदि आपकी यूनिट बड़ी है तो न्यूमेरिकल वैल्यू कैसी होगी, छोटी होगी। यदि आपकी यूनिट कैसी है, छोटी है, तो न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी होगी। तो जैसे कि आप केजी में मेज़र करेंगे, तो यदि मैं क्विंटल में मेज़र करूँगा तो नंबर कैसे आने स्टार्ट हो जाएंगे, कम। जैसे कि मेरा वेट मेज़र करो तो आया, जैसे कि बोल दे कितना होना चाहिए, लगभग 1 यूनिट के लगभग। ठीक है, और यदि आपका मेज़र करेंगे तो हाफ यूनिट के लगभग। पर यदि केजी में भी मैं मेज़र करूँगा तो क्या होगा। ठीक है, तो इसी बेस पे हम एक चीज़ बोल सकते हैं, जैसे कि जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, यानी ये कोई न्यूमेरिकल वैल्यू है आपके पास, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, यूनिट की। ठीक है, तो यदि यूनिट बड़ी होगी तो न्यूमेरिकल वैल्यू कैसी हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। यदि न्यूमेरिकल वैल्यू कैसी हुई, बड़ी, यूनिट छोटी, तो इसको आप इस तरह भी लिख सकें कि अगर मैं इनको रखूँ तो आप बोल सकें कि न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट की जो मल्टीप्लाई हो सकता है कैसी होगी, कांस्टेंट होगी। क्योंकि अगर आप यहाँ से हटाओगे प्रोपोर्शनल साइन को तो आपके पास क्या मिलेगा, आपके पास मिलेगा कि न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट इज इक्वल टू क्या होगा, कांस्टेंट। क्योंकि जब मैं प्रोपोर्शनलिटी टर्म में तो कांस्टेंट होगा। तो यानी न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट का जो मल्टीप्लाई हो सकता है कैसा हो, कांस्टेंट हो। यानी आप उसको इस तरह भी लिख सकें कि एन यू इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब इसका मैं बताऊँगा ऐसा क्यों है, ऐसा होने का कारण, यानी बहुत सी बार आपको ऐसे भी लिख सकें N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2। ठीक है, इस तरह भी हम इसको ले सकते हैं। और जो लेने का कारण क्या है, इसका ऐसा ही क्यों हुआ, देखो अगर आप मेरी ही हाइट या मेरा ही वेट को मेज़र कर रहे हैं तो वो तो कांस्टेंट है ही। अगर 80 kg है तो 80 kg है ही, वो तो चेंज होने से रहा। हाँ, मोटा पतला अभी 1 मिनट में तो कोई होगा नहीं अभी तुरंत मेजरमेंट के टाइम कि अभी आपने एक ने मेज़र करा और उसका वेट कुछ होता, दूसरा मेज़र करना, वेट बढ़ गया या घट गया, ऐसे होने की तो कोई पॉसिबिलिटी है नहीं। तो इस कंडीशन में अगर सब मेजरमेंट साथ ही करे जा रहे हैं उस टाइम में, यदि एक बच्चे के हाथ में है मीटर स्केल, उस पर और कोई मार्क नहीं है, ठीक है, दूसरे बच्चे के पास क्या है, ऐसा स्केल जिसमें सेंटीमीटर मार्क्स हैं, तो इस तरह या एक के पास ये छोटा स्केल है, एक के पास बड़ा स्केल है। तो यदि कोई मेरी हाइट को मेज़र करे या मेरे वेट को मेज़र करे, सॉरी वेट को बताता मेजरमेंट यूनिट मैंने दूसरी ले ली, जैसे कि मेरा वेट ही मेज़र करना और एक आदमी ले रहा मास मेज़र करना है, 1 kg ले रहा, 1 ग्राम ले रहा, तो दोनों मेज़र करेंगे तो जो मेरा मास है, जो मेरा वेट है, वो तो कांस्टेंट है। चलो मैं अब वेट ही में समझ, मेरा 80 kg ग्राम है, ठीक है, तो वो तो फिक्स है, वो तो चेंज होने से रहा। जो 80 kg वेट है वो तो फिक्स हो गया। अब आपने मेज़र करा ग्राम में तो वो कितना है, अब उसमें 1000 की मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। और किसी ने क्या करा, क्विंटल में आपने स्टार्ट होता वैल्यू और भी कम होगी। तो जैसे ही आपने यूनिट बड़ा करा तुरंत क्या हो गया, न्यूमेरिकल वैल्यू कम हो गया। उसी तरह हाइट मेजरमेंट में यदि आपकी यूनिट छोटी है, सेंटीमीटर मेज़र करें तो हाइट कैसी आओगी, बहुत सारे सेंटीमीटर्स में आओगी। यदि आप मीटर मेज़र करोगे तो मीटर में तो 1.2 1.1 में खत्म हो जाएगा, आप तो 1.5 1.6 इस तरह, ठीक। तो आप मिलीमीटर में लोगे तो और ज़्यादा चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही आप यूनिट को का चेंज करोगे, यूनिट बड़ी या छोटी करोगे, उसी हिसाब से न्यूमेरिकल वैल्यू भी चेंज होगी। अब इसका बेनिफिट क्या है, जैसे मैंने लिखा था N1 U1 इज इक्वल टू, इसका बहुत बेनिफिट मिलेगा हमें। क्या बेनिफिट मिलेगा कि मेरा जो हाइट है, मेरा जो वेट है वो कांस्टेंट है, तो यानी उसकी यूनिट और उस न्यूमेरिकल वैल्यू की जो मल्टीप्लाई वो तो फिक्स होगी। तो इसलिए हम आराम से क्या कर सकें, कन्वर्ट कर सकें एक यूनिट से दूसरी यूनिट में। जैसे किसी ने मुझे बताया, आपको बताया कि मेरा वजन कितना है भाई 80 kg, आपको बोला कि सेंटीमीटर ग्राम में चेंज करके दो, तो आप तुरंत इजीली कर दोगे ना चेंज, इसके हेल्प से आप इजीली कर सको, ठीक है। N1 U1 इक्वल टू N2 U2 आप तुरंत रखेंगे और
में आ रहा तो देख लो। चलो ये है हमारे पास 80 क्या होगी न्यूमेरिकल वैल्यू, यूनिट केजी इज इक्वल टू कितना होना चाहिए। अब मुझे दूसरी न्यूमेरिकल वैल्यू निकालनी है तो N2 निकालना है, और किस में निकालना है, ग्राम में। तो ये लिख दीजिए मैंने ग्राम। तो N2 इज इक्वल टू कितना आ गया 80 kg अपॉन ग्राम। अब यहाँ पे केजी और यहाँ पे क्या, या तो ऊपर वाले को ग्राम में चेंज करो या नीचे वाले को केजी में चेंज करो, जहाँ जैसा अच्छा लगे। मैं ऊपर चेंज करूँगा। तो यहाँ तो क्या हो गया 80 इंटू 1000 अपॉन ग्राम, और यहाँ पे भी क्या होगा, सॉरी हमारे पास क्या आया था, ये लीजिए हमारे पास आया था 80 kg N2 ग्राम, N2 इज इक्वल टू 80 kg अपॉन ग्राम, 80 इंटू 1000 ग्राम अपॉन ग्राम। तो हमारे पास क्या बना 80,000। इस तरह हम क्या कर सकते हैं, ये किस चीज़ के लिए है, ग्राम के लिए हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू है। तो यानी ग्राम में हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी हो जाएगी 80,000 हो जाएगी। तो उस हिसाब से आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो मेन चीज़ हमारे पास आएगी फिजिकल क्वांटिटी क्या हो, मेजरमेंट क्या हो, और यूनिट क्या हो, ठीक है। अब इसी बेस पर हमने यूनिट्स को डिफाइन किया कि कुछ यूनिट्स को हमने बोला फंडामेंटल यूनिट्स, ठीक है, और कुछ को बोला डेराइव। कि हमने बोला कि फिजिकल जो क्वांटिटी है, और सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटी बताना चाहिए कि फिजिकल क्वांटिटी कैसी हैं, उन्हें हमने दो पार्ट में कट करा। एक को बोला फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, और एक को बोला डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। अब जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज थी उनको मेज़र करने के लिए जो यूनिट्स यूज करी गई, ठीक है, सिर्फ फंडामेंटल्स को, उनको बोला गया फंडामेंटल यूनिट। और जो किसके लिए, डेराइव के लिए यूज करी, उनको बोला गया क्या, डेराइव यूनिट। तो आप उस हिसाब से लिख सकेंगे कि अब डेराइव्ड यूनिट लिखेंगे और कब फंडामेंटल। तो पहली चीज़ है फंडामेंटल क्वांटिटी। तो फंडामेंटल क्वांटिटी वे फिजिकल क्वांटिटी हैं जिनको किसी अदर फिजिकल क्वांटिटी के टर्म्स में रिप्रेजेंट नहीं करा जा सकता, या उनका कोई रिलेशन नहीं है। जैसे आपका मास, ठीक है, वो कभी भी मेज़र नहीं करा जा सकता विद द हेल्प ऑफ मीटर। यदि आप उसको मीटर से मेज़र करेंगे तो मीटर का भी मास ही लेना पड़ेगा, ठीक है ना, लंबाई नहीं, यानी मीटर वाली फिजिकल क्वांटिटी से मेज़र नहीं कर सकते, ठीक है। इसी तरह लंबाई को आप कभी भी मास के टर्म्स में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, और मास को टेम्परेचर के टर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। इस तरह वे फिजिकल फेनोमेना, जब फिजिकल क्वांटिटी जिनको अदर फिजिकल क्वांटिटी से रिलेट नहीं करा जा सकता है, या उनके टर्म्स में रिप्रेजेंट नहीं करा जा सकता, ये सब की सब कहलाएंगी फंडामेंटल क्वांटिटी, ठीक है। उन फंडामेंटल क्वांटिटी को मेज़र करने के लिए जिन यूनिट्स की जरूरत होगी उन्हें बोलेंगे हम फंडामेंटल यूनिट्स। और फिर बात आई डायरेक्ट कौन है, जो फंडामेंटल से अलग बचा, वे सब फिजिकल क्वांटिटी, यानी जिन फिजिकल क्वांटिटी को मेज़र करने के लिए हमें क्या करना पड़े, अदर फिजिकल क्वांटिटी की हेल्प लेनी पड़े। जैसे कि बोल रहा हूँ कैसे, जैसे कि स्पीड, किसी की स्पीड भी तो एक फिजिकल क्वांटिटी है, और उसे मेज़र करने के लिए हमें क्या क्या लेना पड़े, एक तो क्या बोलेंगे, क्या हो स्पीड कि कितना डिस्टेंस चला कितने टाइम में, यहाँ पर मेज़र करने के लिए हमें दो फिजिकल क्वांटिटी की जरूरत पड़ी, एक डिस्टेंस और एक टाइम। तो यह कैसे होगी, डेराइव्ड होगी, ये फंडामेंटल नहीं है, यह डिपेंड करी दो पे, इसलिए क्या होगी, डेराइव्ड होगी। तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे, डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। और इसे मेज़र करने के लिए हम जो यूनिट यूज करेंगे वो क्या होंगे, डेराइव्ड यूनिट्स होंगे। तो इसी बेस पर हम क्या करते हैं, हम बता सकें कि कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटी है, कौन सी उनकी यूनिट्स हैं, कौन सी डेराइव्ड क्वांटिटी, कौन सी उनकी। फंडामेंटल जो क्वांटिटी हैं वो हमारे पास 7 टाइप की है, ठीक है। और 7 टाइप में फर्स्ट टाइप क्या है, लेंथ, किसी से रिलेट हो सके नहीं, मास नहीं, टाइम नहीं, टेम्परेचर नहीं। अब नई चीज़ आई, शुरुआत में सिर्फ हम 3 ही लेके चले थे, जब बहुत इनिशिएट की बात है, जब बहुत इनिशियल टाइम की बात है, जब लेंथ, मास और टाइम की बात थी, बाद में टेम्परेचर आया, फिर इसमें इलेक्ट्रिक करंट, जो लाइट आई उसकी इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। तो इसी बेस पे हमने क्या करा, 7 टाइप की फिजिकल फंडामेंटल, फिजिकल तो सभी हैं,
फंडामेंटल क्वांटिटीज़ लिए हमने। उन्हें मेज़र करने के लिए जो हमने यूनिट्स यूज़ करी वो भी जरूरी है, याद रखिए उनको। एक है लेंथ के लिए मीटर, मास के लिए किलोग्राम, टाइम के लिए सेकंड, टेम्परेचर के लिए केल्विन, और आपके जो इलेक्ट्रिक करंट के लिए एम्पियर, लुमिनेसेंस इंटेंसिटी के लिए कैंडेला, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए मोल। रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, सिंबल क्या है, सामने लिखे। ये स्टैंडर्ड है, जो एसआई यूनिट्स हैं ये वे हैं, ठीक है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट्स जो हैं उसी की टर्म्स में हमें यहाँ पे दिखाई इनकी यूनिट्स को। आप चाहो तो कोई भी लिख, पर जब एसआई की बात आएगी तो सिर्फ आप क्या लिखेंगे, जो स्टैंडर्ड यूनिट्स वे, ठीक है। तो आगे बात आती है किसकी, कि कुछ ऐसी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ भी हैं जो सप्लीमेंट्री फॉर्म में बोली जाए, जो बोली जाए कि सप्लीमेंट्री हैं, ठीक है। तो उसी बेस पे सप्लीमेंट्री जो फिजिकल क्वांटिटी हैं वे हैं, एक तो प्लेन एंगल और एक सॉलिड एंगल। तो प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल को हम क्या मानते हैं, सप्लीमेंट्री फिजिकल वो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ मानते हैं, ठीक है। और उनको मेज़र करने के लिए प्लेन एंगल के लिए क्या रेडियन, और सॉलिड एंगल के लिए स्टेरेडियन हम यूज़ करेंगे। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा प्लेन एंगल क्या हो और सॉलिड एंगल क्या। अब प्लेन एंगल वो जब भी आपने देखा होगा ना, कोई आपके पास सर्कल है तो उसकी आर्क यूनिट टाइम में यदि घुमाई जाए, जैसे रेडियस उसकी घूम रही होगी, तो वो जो कोई आर्क चल रही होगी तो उस दौरान वो अपने सेंटर पर कुछ ना कुछ एक चीज़ चलाए, एक नई फिजिकल क्वांटिटी, इसको डिस्टेंस भी नहीं मान सकते हैं, ठीक है। और डिफरेंट टाइप की फिजिकल क्वांटिटी हो जिसे हम बोले क्या, प्लेन एंगल, ठीक है। तो जो रेडियस उसके सेंटर पे, कोई आर्क चलने के दौरान उसके सेंटर पे जो भी फिजिकल क्वांटिटी चलेगी उसको बोलेंगे उसकी प्लेन एंगल। उसी तरह हम किसके लिए, स्फीयर लिए, यदि हमारे पास कोई स्फीयर है, अब देखो स्फीयर यहाँ तो बनने का है 2D में, तो यहाँ से हम कोई सेंटर लेंगे और सेंटर से मिलाने वाली उसके जो सरफेस है, उस सरफेस पर हम कोई भी एक एरिया ले लें, वो एरिया जितना एंगल उसके सेंटर पे लगा रहा होगा, टोटल एंगल इस तरह का, ठीक है ना। कैसे करो, जैसे कि आपकी टोपी हो, कोन टाइप में, कोन का जो पूरा एंगल हो गोल गोल वाला, उसी को क्या बोलते हैं मीटर का, उसे बोलते हैं सॉलिड एंगल, ठीक है। तो इसी तरह सॉलिड एंगल्स होंगे उनको क्या मानेंगे, उनको मानेंगे हम सप्लीमेंट्री यूनिट्स, ठीक है ना। तो सप्लीमेंट्री यूनिट्स का हम फिर क्या करेंगे आगे, फिर सप्लीमेंट्री यूनिट्स का हम आगे जरूरत पड़ेगी, इसलिए इसके बारे में पहले ही बात करें। तो सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी याद रखिए, सप्लीमेंट्री फंडामेंटल क्वांटिटीज़ भी याद रखिए, ठीक है। डायराइव्ड यूनिट के बारे में बताया था, और डायराइव्ड यूनिट का या डायराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी के बारे में मैंने बताया। तो डायराइव्ड क्या हुए, जितनी भी फंडामेंटल से अलग है सारी फिजिकल क्वांटिटी क्या है, डायराइव्ड है, डायराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, और उनकी जो यूनिट्स हैं सब डायराइव्ड फिजिकल और डायराइव्ड यूनिट्स हैं, ठीक है। इसके बाद है सिस्टम ऑफ यूनिट्स, यानी जब यूनिट्स को हम लेके चले थे तो हर रीजन में डिफरेंट टाइप की यूनिट्स यूज हैं। तो इसी बेस पे देखो यूनिट की कुछ प्रॉपर्टीज़ भी होनी चाहिए, ऐसे थोड़ी कोई भी उठाया यूनिट्स बना दी। यूनिट कैसी होनी चाहिए कि चलो मैंने नहीं मान लिया, मैंने अपने मन करा 2 पत्थर उठाए, उससे सामान मेजर करना स्टार्ट कर दिया, क्या आप सब उससे सेटिस्फाई होंगे, सब ले पसंद करेंगे, या आपको फ़ायदा दिख रहा होगा तो ले लोगे, नुकसान दिख रहा होगा तो ना लेने के, ठीक है। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ा, इनको स्टैंडर्डाइज करना पड़ा, फिक्स करना पड़ा, भाई ऐसे ही केजी बोल लेंगे, इसे ही मीटर बोल लेंगे, ठीक है। इसीलिए देखा होगा इंटरनेशनल फॉर्म में हमने क्या रखा, इनके एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट रख रखे हैं हमने, क्या किसको हम क्या बोल लेंगे, ठीक है ना। किसके लिए हम यूज करेंगे, किलोग्राम किसको बोल लेंगे, तो दे रखा नहीं, जैसे कि 4 सेंटीग्रेड पे वाटर का जो मास होगा 1 लीटर वाटर का, उसको हम क्या यूज कर लेंगे, एज एन केजी यूज कर लें, ठीक है। जैसे कि अगर आपको मीटर डिस्टेंस को दिखाना है तो इंडियम की एक रॉड रखी हुई है, उस रॉड का जो मास है वो कितना 1 kg है, और लेंथ कितनी है 1 मीटर है, ठीक है। वो स्टैंडर्ड फॉर्म में रखी, ठीक है। उससे अलग भी हमने कुछ नई नई चीज़ बताई, जैसे क्रिप्टॉन बेस पे, ठीक है। तो जितने भी आपकी बुक में इनके बारे में फंडामेंटल यूनिट्स के बारे में जो डेफिनेशंस हैं, ठीक है, वे डेफिनेशंस आप याद रखेंगे, उनको कभी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो एक बार फंडामेंटल यूनिट्स की डेफिनेशन आप एक बार जरूर देखेंगे, पहले तो आप बूटा का देखेंगे, सबसे पहला चैप्टर देखेंगे, और उसके बाद इसके बारे में आप सोचेंगे, ठीक है। तो हम आए थे सिस्टम ऑफ यूनिट्स पे, तो अलग अलग रीजन में अलग अलग तरह के सिस्टम ऑफ यूनिट्स यूज हो रहे थे, ठीक है।
तो जब सिस्टम ऑफ यूनिट्स अलग अलग जगह अलग अलग यूज होते तो हमने क्या करा, पहले यूनिट की कुछ प्रॉपर्टीज माननी कि यूनिट ऐसी होनी चाहिए कि जो सब आदमी जिसे एक्सेप्ट करते हो, ठीक है, एक्सेप्ट करते हैं, यानी मैं भी उसी को मानता हूँ और आप भी उसी को मानते हैं, ऐसा ना हो जिससे कि वहाँ पर आपस में डिस्प्यूट हो जाए, ठीक है। दूसरी बात है वो ईजिली अवेलेबल होनी चाहिए, ऐसी यूनिट बना दी भी नहीं है तो हीरे की उस अंगूठी से पाएगा, कहाँ से लाओगे भाई, या फला चीज़ की बनी हुडी लानी पड़ेगी, तो वो तो ईजिली अवेलेबल नहीं है। तो हमने क्या करा, यूनिट जो है ऐसी होनी चाहिए ईजिली अवेलेबल हो जाए, ठीक है। तीसरी क्या होनी चाहिए, उनमें जो रिप्रोडक्शन हो सके, रिप्रोडक्टेबल, यानी उसे दोबारा बनाया जा सकता है, ऐसा नहीं आज एक बार टूट गया तो फिर कोई बना ही ना सकता हो, ठीक है। ऐसी भी चीज़ जब इजीली हैंडलेबल हो, आराम से एक जगह दूसरी जगह ले जाई जा सकें, ऐसी यूनिट ना बना दें कि पूरा गांव इकट्ठा करना पड़े उसको उठाने के लिए, ठीक है। तो इजीली हैंडलेबल भी होनी चाहिए और उस पर मौसम का कोई इफेक्ट ना पड़ता हो। कभी पता चले बारिश के मौसम में वो 8 kg मेजर करना स्टार्ट कर दे, गर्मी के मौसम में 500 ग्राम मेजर करना स्टार्ट कर दे, तो ऐसी भी कोई यूनिट्स नहीं होनी चाहिए। तो यूनिट्स के अंदर ही बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए जिससे कि वो एक्सेप्टेबल हो पूरी दुनिया में, हैंडलेबल हो, रिप्रोडक्टेबल हो, यानी दोबारा बनाया जा सकता हो, ठीक है। और जो बात एक उसके लिए एक इस तरह भी होनी चाहिए कि वो कि मौसम के साथ साथ वो बदलती ना हो, साथ साथ में जल्दी जल्दी टूटती ना हो, ऐसा ना हो कि आपने मेजरमेंट करना स्टार्ट करा उसके कोने टूट गए, ठीक है। तो ऐसी भी ना हो, वो क्या हो बहुत दिन तक चल सकती हो और बहुत कम ह्रास बेकार होती है, ह्रास होता है उसके अंदर, वो ख़राब होती हो, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि 5 बार मेजर करा पता चला मीटर इसके लिए छोटा हो गया, ऐसी ना हो, ठीक है। तो इसी बेस पर आगे हमने सिस्टम बताया। तो सिस्टम में हम जो बेसिकली दुनिया में पूरी यूज कर रहे हैं, आजकल तो हम सिर्फ ऐसा ही यूज कर रहे हैं, उससे पहले हम कैसे यूज हो रहा था, पर पूरी दुनिया में डिफरेंट टाइप के यूज हुए थे। जैसे कि आपका जो इंग्लैंड था उसके अंदर FPS टाइप का, यानी फुट, पौंड और सेकंड टाइप का यूज करा जाता है, जिसमें जो लंबाई थी उसको फुट मेज़र करा जाता, मास को पौंड में मेज़र करा जाता और टाइम को सीधा सेकंड में ही मेज़र करा जाता, ठीक है। फ्रांस वाले क्या कर रहे थे, CGS यूज कर रहे थे, यानी क्या कर रहे थे, मास को भी कर रहे थे ग्राम, सॉरी लंबाई को सेंटीमीटर में, मास को ग्राम में और टाइम को सेकंड में, ठीक है। उसके बाद सबने बैठ के एक बात करी और उसके बाद MKS यूनिट बना, MKS की, यानी अब हम मास को मेज़र करेंगे कहीं में, डिस्टेंस को मेज़र करेंगे मीटर में, मास को किलोग्राम में और टाइम को सेकंड में। पर जब अदर फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में पता लगाना शुरू हुआ तो फिर हमने क्या करा, एक कमेटी बनाई जो जिसका काम क्या था, जितनी भी फिजिकल फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है उनको डिफाइन करें, उनके लिए फिक्स वैल्यू बतावे और जैसे सारी दुनिया में उसको एक्सेप्ट करा जा सके, ठीक है। तो उसी बेस पे एक SI सिस्टम आया जिसके अंदर हमने क्या करा, 7 की 7 यूनिट आपको बताई दी, यानी उसमें मास को किस में, यानी अब फिजिकल क्वांटिटी कितनी होगी SI के टाइम में 7 होगी, तो हम उसके बारे में बात कर चुके हैं, ठीक है। इसके बाद है डायमेंशंस। डायमेंशंस बताएंगे कल, पहले आप यहाँ तक का पढ़ेंगे और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे डायमेंशंस। डायमेंशंस होती क्या है, कहाँ कहाँ यूज करना है, क्या क्या इनके यूजेस हैं हमारी लाइफ में, ठीक है, या हमारी न्यूमेरिकल्स में या हमारी प्रॉब्लम्स में आगे, ठीक है। तो यहाँ तक का पढ़ियो, उसके बाद मुझे बताइए, मेरे यूट्यूब पर नीचे लिख के बताइए, अगर यहाँ से सीधा मैसेज करके बताइए ग्रुप में, प्रॉब्लम हो समझ में नहीं आया उसके बारे में बताइए और कुछ, फिर मैं उसके बाद आपको सवाल दूंगा। आज के लिए कोई सवाल नहीं दूंगा क्योंकि आज तो सिर्फ आप इसको पहले चैप्टर को यहाँ तक का पढ़ेंगे, हाँ, पर जैसे हम डायमेंशन पढ़ लेंगे उसके बाद मैं आपको क्वेश्चंस जरूर दूंगा, ठीक है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।